नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। मसूरी गोलीकांड की 26वीं बरसी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शहीद स्मारक पर पहुंच के शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रीतम सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों को भी संबोधित किया। बता दें कि 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था। राज्य निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी। इस राज्य निर्माण के लिए उत्तराखंड के लोगों ने जो अहिंसात्मक आंदोलन इस प्रदेश के अंदर चलाया, मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन से पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है। और राज्य प्राप्ति के लिए जो अहिंसात्मक आंदोलन था उसको हिंसा में तब्दील करने के लिए, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे खटीमा की घटना हो, चाहे मसूरी की घटना हो, उसको अंजाम दिया गया। मसूरी गोलीकांड के 26 वर्ष पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने मसूरी के शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड के विकास के लिए पूर्व में बहुत कुछ किया गया और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मसूरी गोलीकांड की 26वीं बरसी के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों को 20 साल बाद भी न्याय नहीं मिला और आंदोलनकारियों के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो एक पैनल का गठन कर दोषियों को सख्त सजा दिलाए, क्योंकि 20 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। मसूरी गोलीकांड की 26वीं बरसी, राज्य आंदोलनकारियों की शहीदों को श्रद्धांजलि। पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बल्कि पूरा प्रदेश उन्हें याद कर रहा है। आज हमारे लिए जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के जो हमारे अध्यक्ष रहे स्वर्गीय रणजीत सिंह वर्मा जी, आज उनकी भी प्रथम पुण्यतिथि है। आज हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही रहे हैं, साथ में रक्तदान शिविर भी दे रहे हैं, लोग रक्तदान दे रहे हैं। और तमाम मैं उन प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने शहीदों को याद करें, नमन करें और जिस कल्पना की गई थी जिस राज्य के लिए, उस कल्पना को साकार करने के लिए अपने जो है मूल्यों को आंकें और कैसे हम इस तरीके से सकारात्मक दृष्टि से कार्य करके वो करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 20 साल हो गए, अब तो बस करो। कम से कम उन खटीमा, मुजफ्फरनगर, मसूरी गोलीकांड तमाम उन दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक बड़ा पैनल बनाइए और उन शहीद परिवारों की सुध लीजिए, ताकि हम लोग अपने पितरों को अगर हम याद नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ वो घर, वो परिवार, वो राज्य, वो राष्ट्र कभी भी सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए उनकी सुध लेनी भी हमें उतनी ही आवश्यकता है। लालकुआ समेत आसपास के क्षेत्रों में आधार कार्ड सेंटर नहीं होने से नाराज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमा होकर यानी इकट्ठा होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तहसील के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि लालकुआ और आसपास के क्षेत्रों में आधार कार्ड सेंटर चालू कराया जाए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। कांग्रेसी नेता हेमंत पांडे ने कहा, बैंक, तहसील सभी जगह पर आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यहां आधार कार्ड सेंटर ना होने से ना तो लोग नए आधार कार्ड बना पा रहे हैं और ना ही आधार कार्ड में संशोधन करवा पा रहे हैं, जिससे यहां के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज
विगत 15-16 दिन पूर्व हमने लालकुआ तहसीलदार के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत किया था, यहाँ से ज्ञापन दिया गया था कि आधार केंद्र लालकुआ, बिंदुकत्ता, हल्दीचौड़, मोटा हल्दू करीब 1.25 लाख से ऊपर आबादी है, लेकिन शासन प्रशासन इस समय सोया हुआ है, बेखौफ है। सारी आर्थिक सहायताएं जो कन्याधन होती हैं, लाभार्थी होते हैं, बैंक से संबंधित समस्या होती है, सब आधार कार्ड से होती है और आधार कार्ड केंद्र लालकुआ, बिंदुकत्ता, हल्दीचौड़ में बंद करे हुए हैं। ये सरकार बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। एक आधार केंद्र, आधार को सबसे बड़ी मान्यता देने वाली यही सरकार है और आधार केंद्र आज चालू है, आज सुचारू है, तो आधार केंद्र को ये ठीक से प्रारंभ नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ से वो बनता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, जिस संस्था से उसको चालू करना चाहिए, उस संस्था को ये अपना कार्य नहीं करने दे रहे हैं। से मांग है, हमारी मांग है कि बिंदुकत्ता, हल्दूचौड़, मोटा हल्दू, लालकुआ जो हमारा एक लोकल का क्षेत्र है, कम से कम यहाँ 1 लाख 1.5 लाख के लगभग आबादी जो है, यहाँ पे एक भी आधार कार्ड केंद्र नहीं है। इससे पूर्व में एक लालकुआ SBI बैंक में और ग्रामीण बैंक के बिंदुकत्ता में आधार कार्ड केंद्र था, पर वो भी काफ़ी समय से बंद है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आज किसी भी दिनचर्या में, किसी भी रूप में आज आधार कार्ड एक मुख्य बन गया है, तो आधार कार्ड केंद्र यहाँ पे खुलवाए जाएं और लोगों को इसका बराबर लाभ दिया जाए। देखिए, हमने आज से 15 दिन पहले भी जिलाधिकारी महोदय को तहसीलदार जी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था और आज अगर हमारी इसके बाद सुनवाई नहीं होती है, 1 सप्ताह का हम समय देंगे, 7 दिन का, उसके बाद हम यहीं पे तहसील परिसर में ही एक अनशन के रूप में हम यहाँ पे अपनी शुरुआत करेंगे और उस अनशन को पूरे प्रदेश भर में फैलाएंगे। विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा, उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों के संघर्ष और बलिदान से हुआ है। उत्तराखंड राज्य को प्राप्त करने के लिए तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है। साथ ही अग्रवाल ने कहा, राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन हमें उन शहीदों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके संघर्ष के बल पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। मसूरी में जो गोलीकांड हुआ था उसमें हमारे मसूरी के जो लोग शहीद हुए, मैं आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। पूरे विधानसभा की तरफ से उनको नमन कर रहा हूँ और हमारा पूरा, हमारे सचिव हैं, अन्य तमाम अधिकारीगण हैं, सब उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्योंकि उनके शहादत के नाम हमें उत्तराखंड मिला है और हमें तो निश्चित रूप से उनका हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए कि जिनका बलिदान, जिनका योगदान, जिनकी शहादत आज हमारे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही है। ऐसा आपने कहा कि मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूँ, इस नाते कल 1 सितंबर को हमने खटीमा के शहीदों को नमन किया, आज हम मसूरी के इन शहीदों को नमन कर रहे हैं और मेरा फिर कहना है, हम सब लोग संकल्पित हों और इस प्रदेश को विकास की राह की तरफ ले जाएं, ऐसा मेरा कहना है। जिला मुख्यालय के एक नजदीकी गांव में लगातार कोरोना वायरस का मामला सामने आ रहे हैं मामले और इस गांव में सुबह कोरोना के 20 पॉजिटिव मामले आए, लेकिन दोपहर होते होते ये संख्या 36 तक जा पहुंची। जनपद में 29 अगस्त को जामंडी का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां के 90 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 36 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है, लेकिन एक दिन में इतने मामले यहां पे आने के बाद चिंता जरूर शासन और प्रशासन की बढ़ गई है। लिहाजा सावधानी बरतते हुए इलाके में सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि सावधानी बरतें, घर से निकले तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ वाली जगह पे जाने से बचें। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा के गांव बूढ़पुर की पाल बस्ती के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और विधायक ग्रामीणों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। गांव में सड़क जो है वो तालाब बन चुकी है और यही रास्ता गांव के विद्यालय और मंदिर की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में पानी भरने के कारण कई तरह की परेशानियां लोगों को हो रही हैं। हालांकि कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं, जबकि आम दिनों में भी रास्ते का यही हाल था। तो इसको लेकर ग्रामीणों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट से गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा और अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत कराया और कहा कि इसका जल्द निर्माण कराया जाए ताकि ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो कम हो सके। चूंकि मौजूदा वक्त में कई चुनौतियां और परेशानियां सबके सामने हैं, लिहाजा सड़क टूटी है, एक ही बारिश में पानी भर जाता है, नतीजा
लोगों के सामने यहाँ पे परेशानियां बढ़ जाती हैं। कहूँगा सर, आप इस मुद्दे पे हमारा है सर, परेशानी तो बहुत बड़ी है। जल भराव की समस्या हो रखी है और जो हमारा स्कूल है उसका भी रास्ता यहीं से जाता है। इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, ना तो प्रधान के द्वारा हो रही है ना विधायक के द्वारा हो रही है। और मैंने ये एप्लीकेशन भी डाल रखी है एसडीएम के यहाँ पे, पिछली 13 तारीख से डाल रखी है। इस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ गुहार लगाई आपने? प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान के पास एक बार हम गए थे, वो बोले कि हमारा 3 महीने रह रहे भाई, हमें जीन लेने दो। प्रधान ने हमें ऐसा बोला था। पिछले 5 साल में कोई विकास कुछ नहीं विकास किया। अपने गांव में थे उसने ये सड़कों में जो लाइटें लगती है ना, वो भी लाइटें भी लगवा दी। यहाँ पे हर गांव में सीटें आ रही, लाइटें आ रही, कुछ भी सुविधा नहीं हमारे गांव में। क्या क्या अपने प्रधान जाते हो आप? ये 2 गांव है, एक हमारा गांव है, एक उनका गांव, ये दोनों का एक ही प्रधान है। दो अपने अपने गांव में विकास कर रहा है, वो इस गांव में की तरफ को देख भी नहीं रहा प्रधान। सितारगंज के बघोरा गांव के अभिभावकों ने नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाने में के विरोध में प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने आंखों पर पट्टी बांधकर सरकार को जगाने की कोशिश की। हमारा ये अभिभावकों का आंदोलन नो स्टडी नो फीस लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में, शहर में, सभी जगह अभिभावक जो है कि ऑनलाइन शिक्षा के तहत जो है कि प्रबंधक लोग जो हमसे मोटी फीस वसूल रहे हैं, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। आज हम लोगों ने, आप ये देख रहे होंगे, आंखों पर पट्टी बांधकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जानबूझकर अभिभावकों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है और जानबूझकर अपनी आंखों को बंद करे हुई है। आज हमारा ये आंखों पर पट्टी बांधकर जो है कि प्रदर्शन करने का ये संदेश था कि सरकार अपनी आंखें खोले और अपने आंखों पर पड़ी हुई इस पट्टी को हटाए और अभिभावकों की समस्याओं को देखे, और तथा ऑनलाइन पढ़ाई में जो हमारी समस्याएं आ रही हैं उसको समझते हुए जो अंडर कोविड-19 के जो 22 मार्च से जो ये लॉकडाउन और ये आज का समय जो गुजर रहा है, ये सारी फीस स्कूल की माफ़ कर दी जाए। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में फीस माफी को लेकर पिछले 29 दिन से पार्षदों और अभिभावकों का धरना चल रहा है, जिसके तहत आज अनशन पर बैठे लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार को जगाना चाहा। स्थानीय पार्षद और अभिभावक लगातार आंदोलन में एक सूत्री मांग को पूरा करने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक हालात बद से बदतर हैं, लिहाजा अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा करने में परेशानी है। हमारी यही मांग है। हम लगातार 3 दिन से बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें क्रमवार भूख हड़ताल चल रही है और जो यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो एक कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। तमाम लोग, हमारे जनप्रतिनिधि इस मामले में लगे हुए हैं, तमाम समाज सेवी इस मामले में लगे हुए हैं। आज हमने भैंस के आगे इसलिए बीन बजाई क्योंकि लगातार हमने कई प्रदर्शन करे, लेकिन मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है, वो राज्य सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उनको इस भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ अक्ल आ जाए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, हमारी जो मांग है इसको तत्काल पूरा कीजिए। लॉकडाउन में लोगों की कमर टूट चुकी है, फीस इनकी माफ़ की जाए। अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम जो है इसी तरह रोडों पे आते जाएंगे और तब भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करेंगे। धन्यवाद। पिछले 3 दिन से बंद पड़े मसूरी देहरादून मार्ग आखिरकार खोल दिया गया। इसे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 4 जेसीबी के जरिए सड़क पर आए मलबे और पत्थरों को हटाकर मार्ग को खोला, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। क्योंकि पिछले 4 दिन से ये रास्ता बंद था, लिहाजा लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही थी। तो उत्तराखंड पुलिस महकमे में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस महकमे में 665 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते पुलिस जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है, अभी तक उत्तराखंड पुलिस में 665 जवानों को कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। 60 लोग हमारे अभी तक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 160 के करीब ड्यूटी पर वापस आ गए 168 लोग, और ठीक होने वाले 50% के करीब हैं, परंतु ड्यूटी पे जो वापस आए हैं वो अभी 1/4 हैं। और अपनी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। हमने सभी थाने, चौकी, पुलिस लाइनें, बटालियन, सब जगह हम बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, किंतु चूँकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में फैल गया और हमारी ड्यूटी का प्रकार ऐसा है कि एकदम 100% प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है कई बार।
चंपावत जिले के टनकपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। टनकपुर से वार्ड नंबर 4 में एक सौतेले पिता ने 2 साल की मासूम बच्चे को पैर से दबाकर मार डाला। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 29/8/2020 को एक सोनू नाम का बच्चा जिसकी उम्र करीब 2 वर्ष थी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस द्वारा उसमें कार्रवाई करके उसका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। दिनांक 30/8/2020 को श्रीमती सवाना मूल रूप से निवासी गाजीपुर, वर्तमान में टनकपुर वार्ड नंबर 4 मैंने बताया कि उसके पति नरेश, जिसे वो कथित तौर पर अपना पति मानती है। जोशीमठ के कोसा गांव में धार्मिक आयोजन के लिए गए घर से निकले लापता दंपति में से एक महिला उसके शव को बरामद कर लिया गया है। 11 दिन से ये लापता थे। बता दें कि 11 दिन से मिसिंग चल रहे इस लापता भूतपूर्व फौजी दंपति की कार मलारी हाईवे पर धौली नदी में जा गिरी थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अस्थियां आज हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अस्थि विसर्जन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। गंगा जी से तो हाँ था ही, इसलिए बंगाल में जैसा बिल्कुल गंगा किनारे जैसा ये देख रहे हैं, जंगीपुर हमारा ऐसे ही है। यहाँ से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर घर गंगा के किनारे बिल्कुल नहीं है, इधर प्रो फ्लाइंग डिस्टेंस में 1-1.5 किलोमीटर है। और मैं जब भी वहाँ रहता हूँ, बाबूजी भी वहाँ विज़िट करते थे और मैं तो गंगा नहाता ही था उधर। इनफैक्ट वो करने से मन में बड़ी शांति आता है। लेकिन यहीं से तो एक्चुअली प्लेन लैंड पे गंगा जी आए तो सबसे शुद्ध माना जाता है इसको। और जब उपाय है हमारा हर वक्त, मैं अगर यहाँ नहीं आ पाया तो मैं गढ़गंगा जाता हूँ। पौड़ी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन ने पाबो ब्लॉक के मुख्य बाजार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया। कुछ दिन पहले एक व्यापारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि आज ही उसके संपर्क में आए दूसरे व्यापारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली है। एक्चुअली में सीएम ऑफिस में जो एंटीजन जो टेस्ट होता है उससे हमारे 2 जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उनको अभी हमने क्वारंटाइन में कर दिया है यहाँ पे GMBN गेस्ट हाउस में। और बाकी सीएम ऑफिस फ़िलहाल फ्यूमिगेट करके 2 दिन के लिए हमने बंद किया है। और पाबो में एक्चुअली में हमने एक पूल सैम्पलिंग करवाई थी, जिसमें व्यापार संघ का जितनी दुकानें थी पाबो उनका कर, उनमें से ही एक दुकानदार थे जो पॉजिटिव आए थे, उनके साथ के 3 हैं। उन सस्पेक्टेड को हमने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर डोक्सीकोट में भेज दिया है। और बाकी अभी 2 और पॉजिटिव आए हैं उसी सैम्पलिंग के दौरान। तो उनमें से एक जो पेशेंट था वो अभी मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट भी हुआ था और वो हॉस्पिटल स्टाफ भी पाबो का उसमें एक्सपोज हो गया है। तो पाबो के हॉस्पिटल को भी शायद 3 दिन के लिए हम फ्यूमिगेट करके उसे सैनिटाइज करेंगे या बंद रखेंगे। धारचूला के डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया राजकीय महाविद्यालय मुनस्यारी में 5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन भवन अनियमितताओं की भेंट चढ़ गया। उनका बारिश से भवन के पीछे से पत्थर गिरने से दीवार ढह गई। 2018 में 4 करोड़ 98 लाख से भवन निर्माण शुरू किया गया था। हो गई। और जो हम आपको ये यहाँ पे दिखाने के लिए आए थे ये कि ये सुरक्षा दीवार, बिना सुरक्षा दीवार के जो है इन्होंने ये निर्माण कार्य कर दिया है यहाँ पे। और इस तरह के निर्माण कार्य से क्या संदेश जाता है, ये आखिर सरकार की इतनी बजट को क्यों ऐसे वेस्ट किया जा रहा है? इसमें है कि एक बिल्डिंग तो रूसा के द्वारा बनाई जा रही है और जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है और वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से बिल्डिंग हम लोग अभी उसको ले भी नहीं सकते। उन लोगों ने उस कार्य को पूरा भी नहीं किया है, तो उस वजह से भी हम लोग उसको नहीं ले सकते। और दूसरा बिल्डिंग जो है यूपी निर्माण निगम के द्वारा बन रहा है, उसमें कुछ बन चुके हैं, 2 जो है उसका हैंड ओवर भी हम लोग को किया गया है। लेकिन हम लोग बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसके आसपास के एरिया अभी जो है सही नहीं बच्चों के आने जाने के लिए, इस वजह से उसको हम लोग अभी नहीं ले सकते। ये बिल्डिंग बन के तैयार तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको हैंड ओवर नहीं किया है और अभी कुछ समय बाद परीक्षा भी आरंभ होने वाली है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हमको परीक्षा भी देने और नीचे जो हमारी बिल्डिंग है वहाँ पर कक्षाएं कम है और बच्चे अधिक है, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की मतलब पूरी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अगर ये हैंड ओवर हो जाता है तो हम यहाँ परीक्षाएं आरंभ कर सकते हैं। रुड़की सिविल अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में इन दिनों ब्लड के नाम पर खुलेआम वसूली की जा रही है। एक मामला प्रकाश में आया जिसमें सोशल मीडिया पर ऑडियो और वीडियो दोनों ही वायरल हो रहे हैं। इन ऑडियो वीडियो में ब्लड बैंक का एक कर्मी ब्लड लेने आए लोगों से सरकारी फीस के साथ ही खर्च और अन्य सुविधा शुल्क के रूप में 1300 से 4000 के बीच की डिमांड करता नजर आ रहा है। मेरे पूरे संज्ञान में मामला आ गया था। वीडियो क्लिपिंग और ऑडियो दोनों मैंने देख लिए हैं और इस संबंध में हमने उसकी स्पष्टीकरण भी ले लिया है। और तो वैसे तो उस ऑडियो में बहुत क्लियर नहीं पता पड़ रहा है कि वो कल्प्रिट है या नहीं है, पर हमने तब भी उस पर कार्रवाई करते हुए उसको ब्लड बैंक से हटाकर ठीक है सैम्पलिंग के अंदर कोविड की टीम में उसको लगा दिया। सर उसमें जो प्रकरण आया है तो वैसे तो हमने संज्ञान वीडियो का संज्ञान लिया है। कोई अगर ऐसा है कोई भी शिकायत हो, सब जगह मेरे नंबर डिस्प्लेड हैं, तुरंत मुझे शिकायत कर मुझे तुरंत बताएं। ऐसे कोई भी कार्रवाई कोई भी इस तरीके की बात कोई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। जो मरीज है बेचारा पहले इतना गरीब होता है और इस तरह की वैसे कभी कोई मेरे पास शिकायत आई भी नहीं पिछले 1 वर्ष के अंदर, ये प्रथम घटना हुई है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके तहत अब किसी भी राज्य में आने जाने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं। लेकिन उत्तराखंड में अगर आपको आना है तो आपको देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। और अनलॉक 4 का जहाँ तक सवाल है, उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी हो गई है। अब पास की आवश्यकता नहीं रही है, पास की जगह खाली रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हर आदमी जो कोई भी आदमी जो उत्तराखंड आना चाहता है, चाहे टूरिस्ट हो चाहे अदरवाइज, उसे देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड का जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फिर उसके बॉर्डर पर चेकिंग होगी कि आपने रजिस्टर कराया या नहीं कराया। अगर आप जो 34 हाई लोड एरियाज से आ रहे हैं जहाँ पे कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, तो फिर आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आप क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हैं तो आपको पिछले 96 घंटों में अपना कोरोना नेगेटिव टेस्ट कराने की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, तभी आपको क्वारंटाइन से मुक्ति मिलेगी। लालकुआ में हल्द्वानी स्टोन क्रेशर मशीन लगाने से नाराज ग्रामीणों ने सख्त रुख अपना लिया। इसे लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। यहां लालकुआ के बजरी कंपनी कॉलोनी के आसपास के इलाकों के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जी, हमारी मांगे ये हैं कि जो अभी आबादी के बीच में दी हल्द्वानी स्टोन क्रेशर के द्वारा राम बाबू मिश्रा द्वारा जो स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है आबादी के बीच में, हम उसको नहीं लगने देना चाहते हैं। क्या समस्या है वहाँ पे? समस्या यही है कि स्टोन क्रेशर जो चलेगा उससे जो मशीनों से जो वाइब्रेशन होगा उससे वहाँ घनी आबादी के बीच के मकान चटक जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जिससे टीबी, कैंसर, दमा, आँखों के रोग ये सब पैदा होंगे। और जो ध्वनि प्रदूषण होगा उससे स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होगी। ये घनी आबादी है बजरी कंपनी में और ये स्टोन क्रेशर लग रहा है। वहाँ लगभग 2,500 जनता है और वहाँ स्टोन क्रेशर लग रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ध्वनि प्रदूषण, पॉल्यूशन, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जिससे लोग बहुत बीमार होंगे और कई लोग बीमार हैं भी, टीबी के, कैंसर के मरीज हैं भी वहाँ पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।